एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन और निवेश फलन। इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि निवेश क्या होता है, इसके क्या मीनिंग है और इसका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। इन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल स्टॉक। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब होता है क्या आपने पूंजी का सृजन किया है कि नहीं, क्या उसकी वजह से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉमर्स में जो इन्वेस्टमेंट का मतलब है उससे बिल्कुल अलग है। कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये भी होता है कि अगर आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, वो भी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल। और कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि ऐसे साधन जो कि हमने प्रोड्यूस किए हैं और जिनकी हेल्प से हम कुछ और पैदा कर सकते हैं। ऐसे साधन जो हमने उत्पादित किए हैं जो और कुछ उत्पादन करने के काम आते हैं, उन्हें हम कैपिटल कहते हैं। तो जब हम ऐसी एसेट्स का कैपिटल का क्रिएशन करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ का इन्वेस्टमेंट कॉमर्स के इन्वेस्टमेंट से अलग है। यहाँ हम तीन तरह के इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, तीन तरह की एक्टिविटीज को अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करते हैं। एक तो फिजिकल कैपिटल, दैट भौतिक पूंजी का निर्माण हो रहा हो, इन्वेंट्रीज हों जो गोडाउन्स में जो अनसोल्ड जो प्रोडक्ट रहता है उसे इन्वेंट्रीज होती हैं, उसे भी हम अपने इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मान के चलते हैं। और तीसरा जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो आवासीय कंस्ट्रक्शंस हैं, उसे भी हम निवेश का हिस्सा मान के चलते हैं। कीन्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट की टू कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या कहिए कि स्वायत्त निवेश, और ये होता है प्रेरित निवेश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता क्या है? कीन्स कहता है कि वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम में बदलाव होने से नहीं बदलता है उसे हम ऑटोनोमस कहते हैं। कीन्स थॉट दैट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन, ठीक, अब किस पर डिपेंड करता है? दूसरे फैक्टर से डिपेंड करता है, जैसे पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा, लेकिन इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता है उसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और कीन्स मान के चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, द कीन्स थॉट दैट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और जो ऑटोनोमस है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिटरमाइन होता है। और जो दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट है, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रेरित निवेश है, वो इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट होता है जो इनकम के द्वारा प्रभावित होता है, कि इनकम में चेंज होने से उस निवेश में भी चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों का इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेशन में बड़ा रोल है। हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा यूनिट पूंजी का निवेश करें तो उस पर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उस पर जो लाभ होने की जो प्रत्याशा की दर है, उसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसे कहते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता। पूंजी की सीमांत उत्पादकता को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्या है कि पूंजी की जो एक्स्ट्रा इकाई है वो कितना आपको प्रॉफिट
रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कितना आपको दे सकती है, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। इफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट आर गुड, अगर सपोज प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब होगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी इन्वेस्टमेंट से, तो आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं हैं या लॉस होने के चांसेस हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और निवेश के स्तर को डिटरमाइन करने में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो होती है प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई जब कोई आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उसका एक खर्चा आएगा, इसे हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से कुछ मशीनरी लगाई तो दिस इज सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मान के चलिए इसकी लाइफ 1 साल है और आपको जो इनकम होने के चांसेस हैं, मान वो चलिए मानो 1,50,000 रुपये आप कमा सकते हो। दैट मीन्स 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप 1,50,000 रुपये कमा सकते हो, तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड हो गई। दैट मीन्स जो इनकम होने की जो संभावना है। अब ये दोनों चीजें ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करेंगी। कैसे करेंगी, देखिए 1 लाख रुपए लगाया, 1.5 लाख रुपए कमाया, तो कितना फायदा हुआ आपका, 50,000 रुपये का फायदा हो गया। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट पर, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। तो व्हाट इज योर रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज 50% रेट ऑफ रिटर्न। सो योर एमईसी कितनी हो गई, सो नाउ योर एमईसी इज 50%। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ रिटर्न है, एमईसी है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। दैट मीन जो संभावित आय और पूंजी की जो लागत है उस पर डिपेंड करती है। और फॉर्मूला के रूप में लिखें तो C इज इक्वल टू R अपॉन 1+R। दैट मीन C यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देखो अभी 1 लाख रुपए रखी थी, हमारे रिटर्न्स कितने आए थे, 1,50,000 रुपए के, डिवाइडेड अपॉन 1+R। R क्या है यहाँ, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, इतना ही आएगा, 1 लाख प्लस 1 इतना, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करके आएंगे तो 50% मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकल के आएगी। 50% इज द रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा जो फैक्टर है, लेकिन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन नहीं करती है। मान के चलिए अभी पुराने वाले एग्जाम्पल में 50% एमईसी निकल के आई थी और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% हो, तो कहा क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस को रन करने से आपको 50% हो रहा है और इतनी पैसे को अगर आप उधार दे देते हो किसी तो 60% का रिटर्न आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपके, किसी को ही पैसा उधार दे दो। तो इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एमईसी कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि यहाँ है इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि अभी एमईसी 50% थी और 1 लाख रुपए आपने किसी से कर्जा लिया और कर्जा आपने 10% पे लिया, तो आप 10% पर कर्जा ले रहे हो, उधार ले रहे हो, उसका यूज करके साल में 50% अर्न कर रहे हो, तो नेट प्रॉफिट आपको 40% का हुआ, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है टू टेक दिस इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस। अगर एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है या एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं होगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। सो व्हेनेवर एमईसी चेंजेस होल इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट्स अकॉर्डिंगली। सो देखिए ऐसे करके है, मान के चलिए हमारा एमईसी कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, R2, R3, ये यहाँ इन्वेस्टमेंट है। देखिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है
MEC इतनी है तो इन्वेस्टमेंट इतना होगा I1। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर MEC में चेंज हो जाए तो MEC कर्व ऊपर की साइड में शिफ्ट करेगा, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो इन ऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पर डिपेंड करता है। अब अलग अलग थ्योरीज हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। इसके अलावा जैसे कि एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो कहती है व्हेन इनकम इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट विल आल्सो इंक्रीजेज बट बाई मल्टीपल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है। ओके, दूसरी थ्योरी टॉबिन्स की क्यू थ्योरी है, बड़ी फेमस थ्योरी है। ये कहता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल कैन बी प्रेडिक्टेड बाय लुकिंग एट द रेशियो ऑफ कैपिटल्स मार्केट वैल्यू टू इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मान के चलें किसी कैपिटल को क्रिएट करने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है, आपने कोई कैपिटल का प्रोजेक्ट लिया, उसे खर्चा आया 100 रुपये और इसको आप मार्केट में अगर 110 रुपये में बेच पा रहे हो तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं कि आप इस इन्वेस्टमेंट को करो, क्योंकि 100 रुपये में ही आप एक बिल्डिंग बनाओगे, मशीनरी बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे मान के चलो, और उसे 110 रुपये मार्केट में सेल कर दोगे, देन इट इज प्रॉफिटेबल। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आजकल की इकोनॉमी में देखा होगा कि शेयर्स बेचे जाते हैं, शेयर्स बेचें, जैसे आप रिलायंस का शेयर लेने चले जाओ, 2200 रुपये का शेयर मिल रहा है आपको रिलायंस का, ठीक है, 2200 रुपये का शेयर मिल रहा है, लेकिन एक शेयर एक यूनिट दैट मीन्स 1 यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपको 2200 में मिल रही है। लेकिन रिलायंस को सपोज ये खर्चा जो आ रहा है 1 यूनिट इस कैपिटल के प्रोड्यूस करने में 1500 रुपये आ रहा है, तो रिलायंस के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं कि और ऐसी ज़्यादा यूनिट क्रिएट करे, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने का खर्चा से 1500 रुपये है और उसका बेच रहा है 2200 रुपये में। तो V इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट और P इज द प्राइस ऑफ द न्यू कैपिटल और K इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। सो सपोज जैसे मान लो रिलायंस की आजकल जो कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है, वर्थ है, मान के चलो 3 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ है, और रिलायंस ऐसी ही दूसरी फैक्ट्री बनाने में सब 1 लाख करोड़ का खर्चा आता है। तो इसे मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ असेट, देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ असेट, देन इट इज प्रॉफिटेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं टॉबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें 2 चीजें और जान लेते हैं, एक्स पोस्ट एंड एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, कब दोनों इक्वल होते हैं, कब दोनों इक्वल नहीं होते हैं। सी एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, तो एक्स पोस्ट सेविंग्स हो सकती हैं एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। जो एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल वेदर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जो एक्स एंटे है, जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, वो प्लान्ड सेविंग के बराबर सिर्फ तब होगा जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो। इसलिए इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, नहीं तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। थैंक यू।